यहाँ हम देखते हैं जेनकिंस विंसेंट को डायरी बेच रहा होता है। ये बंदे को तो हमें पहले ही दिखाया जा चुका है एपिसोड 1 में, अगर तुमने ध्यान से देखा हो। और यहाँ हम देखते हैं एक नए बंदे को यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम था सीरियस। अगले सीन में हमें क्लेन और नील का सीन दिखाया जाता है जो कि बैरथोल्ट कंपनी में आए थे। यहाँ ये लोग देखते हैं कि यहाँ पार्टी चल रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ किसी एक मेंबर की एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। यहाँ हम देखते हैं ये लोग ऐसी मजाक कर रहे होते हैं। अगली सीन में हमें यहाँ एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था सीका ट्रोन, जो कि सीक्वेंस 8 की बियॉन्डर है। यहाँ हम देखते हैं लेनार्ड भी यहाँ आया हुआ था। अगली सीन में इनकी खुशियों पे दाग लग जाता है क्योंकि वहाँ डन स्मिथ आ जाता है। आज की दिन भी इन पे छुट्टी नहीं थी। डन आते आते कहता है सभी लोग पेट्रोलियम पे जाएंगे बाहर, बस लेनार्ड और रियोल यहीं रहेंगे। इतनी भागा दौड़ी में डन स्मिथ क्लेन को काम देना ही भूल जाता है। लेनार्ड बोलता है डन स्मिथ इतना काम बिजी रहता है ना कि वो भूल जाता है। डन स्मिथ अचानक बोलता है क्लेन से कि आज तेरी ड्यूटी है तो 40 गेट पे नजर रखेगा, अंदर से अगर कोई भी आवाज आए तो बिल्कुल भी मत सुनियो। और वैसे बच्चे तू तो अब एक नाइट हॉक बन चुका है, लगभग तेरे को आए वो कितना दिन हो गया, करीबन 2 महीने। हाँ तो तुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ेगी जितने भी तूने केस किए हैं। यहाँ हम देखते हैं क्लेन के सामने काफी सारी मोटी मोटी फाइल जो कि बस 3 केस के बारे में थी। एलियट किडनैपिंग, रे बीबर, तीसरा विंसेंट वाला। अचानक ही हम देखते हैं कि 40 गेट में से आवाज आ रही होती है और वो धीरे धीरे करके खुल रहा होता है। वहाँ हम देखते हैं गुड़िया को जो कि अपनी तिरछी निगाहों से क्लेन को ताड़ रही थी। और वो गुड़िया क्लीन को एक कागज का टुकड़ा देने वाली थी, लेकिन अचानक ही वो गेट बंद हो जाता है और क्लीन अगर थोड़ा भी वक्त रुकता तो क्लीन उसे टक्का ही देता। क्लीन अलार्म बजा देता है। यहाँ आप देखते हैं लेनार्ड और रॉयल वहाँ आ जाते हैं और वो जो गुड़िया थी वो सील्ड आर्टिफैक्ट 30625 था जिसका नाम था मिस फॉर्च्यून पपेट। ये सुनते ही लेनार्ड और रॉयल थोड़े दूर हो जाते हैं। क्या क्लीन को उसने कर्ज कर दिया है? लेनार्ड बताता है आज तक कई लोग 40 गेट के सामने आए लेकिन वो गेट आज तक कभी नहीं खुला। और वो पपेट, लेकिन अचानक ही क्लीन के आते ही वो गेट खुलने लगा और उसमें से वो पपेट मानो जिंदा हो गई और वो क्लीन को अपनी तरफ बुला भी रही थी। मुझे भरोसा है क्लीन तुम अभी सही हो। वैसे बड़ी दिक्कत की बात है कि तुम्हारे आते ही एक गुड़िया जिंदा हो गई, बड़ी सीरियस मैटर। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता एक आर्टिफैक्ट दूसरे आर्टिफैक्ट को देख के जागा हो। अभी हाल ही में तो हमने एंटीगोन्स फैमिली की नोटबुक रखी थी, कहीं ये उसी के कारण तो नहीं हो रहा। यहाँ हम देखते हैं इस पे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगली सीन में हमें क्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि ग्रे फॉग में आ चुका था क्योंकि आज था मंडे और इनका था मीटिंग का दिन। यहाँ देखते हैं ऑड्री और ऑल्गर ने रोजेल की डायरी के कुछ पन्ने लाए हुए थे जो कि क्लेन को दिखा रहे होते हैं। जैसे जैसे क्लेन उन पेजों को पढ़ रहा था इनकी हार्ट बीट और उतनी तेज हो रही थी। यार ये क्या है, द फूल इतने स्ट्रॉन्ग है जो रोजेल की डायरी भी पढ़ सकते हैं। यहाँ देखते हैं क्लेन को इन पेज पढ़ने के बाद उसे एक चीज तो पता चल गया था, ज़ाराटूल। अबे ज़ाराटूल है क्या? ज़ाराटूल है क्या? ज़ाराटूल एक सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था। ज़ाराटूल सीयर पाथ के सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर था। ज़ाराटूल ने रिक्वेस्ट की थी रोजेल से कि वो एंटीगोन्स फैमिली का कोई कीमती आर्टिफैक्ट चुरा ले, लेकिन रोजेल ने मना कर दिया। रोजेल इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर बियॉन्डर बनूंगा और सारे सीयर्स पाथ वाले बियॉन्डर्स को निपटा दूंगा। इन पेजों में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी हुई थी कि अगर किसी पोर्शन को डाइजेस्ट करना है एक्टिंग करके तो लगभग 1 से 5 महीने लग सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि ऑड्री क्लेन से पूछती है मुझे अपना पोषण डाइजेस्ट करने में कितना वक्त लगेगा, तो क्लेन खुशी खुशी बताता है लगभग 1 से 5 महीने। ऑल्गर बताता है अरोरा ऑर्डर का सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर जो कि ट्रू क्रिएटर के होली रेजिडेंट को ढूंढने में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अभी लोगों का मानना भी यही है कि ट्रू क्रिएटर अभी भी जिंदा है। इस पे एक बहुत बड़ी थ्योरी भी है। रोजेल के बारे में काफी कुछ सुना है मैंने कि लोग बताते हैं रोजेल ने ट्रू क्रिएटर को ध्यान में रखते हुए हैंग्ड मैन का कार्ड बनाया था। तभी क्लेन इन लोगों से सवाल पूछता है तुम लोगों को एंटीगोन्स फैमिली के बारे में कितना पता है? ऑल्गर बताता है कि एंटीगोन्स फैमिली की जड़ें 3rd इपॉक तक फैली हुई है। 4th इपॉक में एबोम एंड एब्राहिम इन लोगों ने ब्लड एम्परर की हेल्प की थी अपना टूडर साम्राज्य बनाने के लिए, और 4th इपॉक के एंड में एवरनेट गॉडेस ने इन लोगों को मार दिया था। मैं तो काफी सुनने में भी ये आया है कि एंटीगोन्स फैमिली के पास सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक पाथवे का पोषण भी था। और ये सुन के क्लेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और यहाँ ये बोलता है कि मीटिंग आज की यहीं खत्म करते हैं।
चलो फिर मिलते हैं अगले मंडे को। इन लोगों के जाते ही क्लेन काफी ज्यादा सोच रहा होता है, क्या सच में एंटीगोनस फैमिली को एवेनाइट गॉडेस ने खत्म किया था? एंटीगोनस फैमिली के पास ऐसा कौन सा पोशन है जो सबसे पावरफुल है? जानना पड़ेगा। ऐसी कौन सी चीज थी जो ज़ाराटूल चुराना चाहता था एंटीगोनस फैमिली से? सीयर पाथ तो सीक्रेट ऑर्डर मेंबर से आया है, तो मतलब अगले पाथवे का सब कुछ जानकारी मुझे सीक्रेट ऑर्डर से ही मिलेगी। मुझे सीक्रेट ऑर्डर के बारे में जानना पड़ेगा। अरे यार, ये दिमाग में इतनी खिचड़ी बन रही है ना, इधर ना इतनी थ्योरी आ गई है ना, क्या बताऊं मैं। यहाँ देखते क्लीन को ऐसी की बात याद आने लग जाती। यहाँ देखते क्लीन उन तीनों डायरी को ध्यान से नोटिस कर रहा होता है। पहला केस, जब उसने किडनैपर को ढूंढा था तो उसे एंटीगोनस फैमिली के बारे में पता चला था, जो कि बीबर के पास थी। बीबर चाहे तो इस शहर से दूर जा सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। विंसेंट का मिरर, उस केस में तो क्लेन भी उसी घर में था जिस घर में विंसेंट का मिरर था। तो इन सब का ताल्लुक किसी एक चीज से तो मिलता जुलता है ही। इन सब से एक कंक्लूजन निकलता है। ये सब देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आ रही है कि बाहर से कोई तो है जो कि मुझे हर मैटर में घुसाना चाहता है। यहाँ देखते क्लेन अपनी पावर यूज करता है कि एलियट के किडनैपिंग में मेन कारण क्या था। यहाँ देखते हैं उसके सामने एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक पड़ी थी। क्लेन को समझ आ गया था कि ये सब जो हुआ है वो बस क्लेन को एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में बताना चाहता था, और बाकी के केसों पे भी डिविनेशन करता है। लेकिन उसे साफ साफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपने दिल और जान से पोषण पचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ क्लेन अपना दिमाग यूज करता है और वो डिविनेशन करता है कि उसे क्लाउन पोषण कहाँ से मिलेगा। यहाँ पे क्लेन को रे बीबर की लाश दिखती है, जिसकी बॉडी में से कुछ चमकीला चमकीला निकल रहा होता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ उसे जोकर की भी एक लाश दिखती है, जिसकी बॉडी में से कुछ निकल रहा होता है। यहाँ देखते हैं क्लेन को विंसेंट और एंटीगोनस फैमिली दोनों दिखते हैं, लेकिन उसी के साथ उसे एक और इंसान दिखता है जो कि हमें पहले ही दिखाया जा चुका है। इस मुठू का नाम है सीरियस। अगले सीन में हमें क्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि डिविनेशन क्लब में आया हुआ था, जहाँ की हम देखते एक नई कस्टमर आई थी जिसका नाम था क्रिस्टीना, जो कि एक लेवेनिस नाम के चोर को ढूंढना चाहती थी, जो कि लोगों का पैसा चुरा के भाग चुका है, वो भी 10,000, जो कि हॉर्नेसिस का रहने वाला है। क्लेन कहता है कि अगर लेवेनिस को ढूंढना है तो उसके लिए मुझे उसका सामान चाहिए होगा। वैसे मेरे पास सामान तो नहीं है। क्रिस्टीना कहती है कि लेकिन अगर लड़का है लड़का चल जाएगा, और वो अपने साथ एक और लड़की लाई थी जिसका नाम था मेगोस, जो कि उसकी भतीजी है। लेवेनिस इसे एक गिफ्ट देकर और पैसे चुरा के भाग चुका है। क्लेन बोलता है मैं अभी ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये गिफ्ट अभी बाहर नहीं निकला। तो क्रिस्टीना कहती है कोई ना, ये गिफ्ट मैं निकलवा देती हूँ अभी। तुरंत ही मेगोस कहती है मैं इस गिफ्ट को किसी को नहीं दूंगी, मैं अपने से जुदा नहीं करूंगी। ये अपने पिता जैसा नहीं है, ये काफी डिसिप्लिन वाला बच्चा है। यहाँ पे तो काफी देर वो लड़ने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे क्लेन एक फोटो दिखाता है और पूछता है तुमने इस इंसान को देखा है? एंजेलिका कहती है कि हाँ मैंने देखा है, विंसेंट के साथ ही एक दिन बात कर रहे थे, ऐसे कुछ हॉर्नेकिस के बारे में बात कर रहे थे। और बातों ही बातों में क्लेन को एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम था मैडम फॉरेस्ट, जो कि डिटेक्टिव स्टोरीज लिखती है। यहाँ देखते हैं क्लेन लाइब्रेरी में जाता है और चेक करता है कि हॉर्नेकिस के बारे में आजकल लोग कौन कौन पढ़ रहा है। यहाँ देखते हैं क्लेन जिस आदमी को ढूंढ रहा था सीरियस, उस लाइब्रेरी में सीरियस भी वहीं था। यहाँ देखते हैं सीरियस ने जैसे ही क्लेन को देखा वो वहाँ से भागना शुरू कर देता है। क्लेन उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। यहाँ देखते हैं सीरियस तुरंत एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन जाता है, लेकिन क्लेन उसे आराम से टपका देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सीरियस सीक्वेंस 9 का बियॉन्डर था, और जल्दी से क्लेन अपनी डिविनेशन पावर यूज करके क्लाउन पोशन जान लेता है। लेकिन अचानक ही उसे अपने पीछे ट्रू क्रिएटर दिखता है, और अचानक ही हम देखते हैं कि वहाँ डन स्मिथ आ जाता है जो कि लेनार्ड के साथ था। बच्चे एक बात का जरूर ध्यान रखियो, कभी भी मरने वाले लोगों पर डिविनेशन पावर यूज मत करियो, क्योंकि हर बार जिंदगी तुम्हें बचा नहीं सकती। यहाँ देखते लेनार्ड को सीरियस के पास एक लेटर दिखता है जो कि मिस्टर जी के बारे में लिखा हुआ था, जिसका नाम ओरेकल भी था। औरोरा ऑर्डर में टोटल 22 ओरेकल होते हैं जिनको ABCD नाम से जाना जाता है। उस लेटर में लिखा था, हमें उस बुक में ज्यादा कुछ नहीं मिला सीयर, अप्रेंटिस और क्लाउन पोशन के अलावा। यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन बताता है कि मैंने डिविनेशन जैसे ही किया, मुझे क्लाउन पोशन की रेसिपी मिल गई, तो मेरा काम तो हो गया, अब तुम्हें जो करना है वो करो। लेटर के एंड में लिखा था कि एंटीगोनस फैमिली को पता चल गया था कि उनका डी एंड होने वाला है, क्योंकि उनके पास जो खतरनाक पोषण था सो सीयर पोषण था, जो कि सबके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने हॉर्नेकिस माउंटेन पे अपना खजाना छुपा रखा है, और डूम्सडे की पूरी तैयारी हो चुकी है। जब डूम्सडे आएगा तो मैं टिंगन शहर के सभी लोगों की बलि चढ़ा दूंगा और मैं अपने लॉर्ड ट्रू क्रिएटर का स्वागत करूंगा। क्लीन सोच रहा होता है, अब समझा एंटीगोनस फैमिली के पास कौन सा सबसे खतरनाक पोषण था, सीयर पाथ। इसलिए तो मुझे हॉर्नेकिस फ्लैगिरा के बारे में सुनाई दे रहा था बार, लेकिन हॉर्नेकिस का मतलब समझ गया, लेकिन फ्लैगिरा का मतलब क्या होता है। क्लीन सोच रहा होता है जो ओरिजिनल क्लाइन था
वो एंटीगोन्स फैमिली की नोटबुक के कारण मरा था। फिर उसके मरने के बाद जो क्लेन की बॉडी में आ गया और एंटीगोन्स फैमिली सीयर पाथवे से कनेक्टेड थी और जो ने भी सीयर पाथ ही चुना क्योंकि उसने रोजेल की डायरी में पढ़ चुका था कि सीयर पाथ कितना स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि रोजेल भी सीयर पाथ चुनना चाहता था लेकिन वो चुन नहीं पाया ज़ाराटूल की वजह से, जो कि सीक्रेट ऑर्डर का लीडर था और एक हाई लेवल बियॉन्डर भी था। ये सारा केस किसी न किसी से जुड़ा हुआ है। मुझे तो यही लगता है कि इन सब के पीछे एक मास्टरमाइंड छुपा हुआ है। क्लेन सोच रहा होता है कि मुझे जानना पड़ेगा ओरिजिनल क्लेन क्यों मरा था। तुरंत ही वो डिविनेशन शुरू कर देता है लेकिन उसका डिविनेशन फ्लॉप हो जाता है। ऐसे किसी को भी नहीं देख सकते लाडले, वापस भूल गया क्या रे तू। हर चीज डिविनेशन नहीं हो सकती, मुझे कुछ और भी अपनाना पड़ेगा। तुरंत ही उसका पोषण पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं ग्रे फॉग के कारण क्लेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और पूरे टेंगन शहर में बिल्कुल परियों की तरह उड़ रहा होता है और क्लेन का डिविनेशन भी काम करना शुरू कर देता है। उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है जिसके लाल चिमनी थी। क्लेन को समझ आ गया था कि इसी में मेरे सारे क्वेश्चन का राज छुपा हुआ है। जैसे वो उस किले में जाने वाला था वो जा नहीं पाता। अचानक ही क्लेन वापस वहीं आ जाता है। मेरा पोषण डाइजेस्ट हो गया है। दो अच्छी बात, एक तो मेरा पोषण डाइजेस्ट हो गया है और दूसरा मुझे मास्टरमाइंड की जगह पता चल चुकी है, वो लाल चिमनी वाला महल। अगले सीन में हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जाके हमें लेविनस को दिखाया जाता है जो कि मर्डरर पाथवे का सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। यहाँ हम देखते हैं लेविनस मैगोस के ऊपर एक बड़ा खतरनाक सा रिचुअल कर रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं उसके पास एक खोपड़ी पड़ी हुई थी जो कि एजिक के बेटे की थी। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि इसी लेविनस चोर ने इतनी बड़ी चोरी की है। यहाँ हम देखते हैं अरोरा ऑर्डर के यहाँ 4 मेंबर थे जो कि रिचुअल शुरू करते हैं। यहाँ हम देखते हैं वो लोग ट्रू क्रिएटर से प्रार्थना करते हैं कि वो वापस धरती पर आ जाए और ट्रू क्रिएटर राजी हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं जैसे ट्रू क्रिएटर राजी हो जाता है वहाँ 3 लोग मर जाते हैं और मैगोस प्रेग्नेंट हो जाती है। शायद वो तोहफा ट्रू क्रिएटर ही हो, कुछ भी हो सकता है भाई। अगले सीन में हमें क्लेन को दिखाया जाता है जो कि सपने में देख रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं क्लेन अपने सपने में देखता है 40 गेट और पपेट को। वहाँ वो देखता है कि पपेट के हाथ में एंटीगोन्स फैमिली की नोटबुक का पेज पड़ा हुआ था जिसपे एक सिंबल बना हुआ था। अगले सीन में हमें क्लेन का सीन दिखाया जाता है जो कि एजिक के साथ कहीं बैठा होता है। यहाँ क्लेन सोच रहा होता है कि मुझे डिविनेशन के अलावा और कुछ अपनाना पड़ेगा, लेकिन क्या अपनाऊं, उसके लिए काफी कुछ चाहिए। तभी क्लेन को याद आता है जब उसने आर्टिफैक्ट पर डिविनेशन किया था तो वहाँ उसे एक रिचुअल पता चला था जो वो रिचुअल यूज कर सकता है, लेकिन उस रिचुअल को बनाने के लिए उसे वो सन गॉड वाला आर्टिफैक्ट चाहिए होगा, लेकिन उसके पास वो आर्टिफैक्ट नहीं था। तभी उसके दिमाग की पता चलती है और बाजू में वो देखता है अरे एजिक तो आत्माओं का राजा है ना और वो आर्टिफैक्ट आत्माओं पर ही काम करता है। तभी वो एजिक को कहता है कि तुम ऐसा करो कि शहर में काफी सारे भूत छोड़ दो, जिसके कारण नाइट हॉक उस आर्टिफैक्ट को लेकर 2-3 बियॉन्डर को भेजेगी और उन बियॉन्डर में मैं भी एक होऊंगा और मुझे वो आर्टिफैक्ट मिल जाएगा और मेरा काम ही बन जाएगा। एजिक हाँ कर देता है। अगली सीन में हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओल्गर रोजेल की डायरी का एक पन्ना लाया था, लेकिन इस बार ऑड्री कुछ नहीं लाई थी, जिसके कारण वो माफी भी मांगती है। और इस पेज में ज्यादा कुछ नहीं था, एक आइलैंड के बारे में बताया गया था। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ काफी सारे सीक्रेट ग्रुप से रोजेल की डायरी के बारे में रिसर्च करने के लिए, तो आप दोनों मुझे कुछ आइडिया बता दो इन सीक्रेट ग्रुप के बारे में। ऑल्गर बोलता है कि वैसे मुझे उतना तो नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत पता है, लेकिन जितनी जानकारी उसकी रोकड़ा लगेगा और वो भी ऐरा का रोकड़ा नहीं लगेगा, अच्छा खासा रोकड़ा लगेगा। और यहाँ देखते हैं कि ऑड्री उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाती है। हाँ मैं तुम्हारे तक पैसे पहुंचा दूंगी, तुम बस मुझे जानकारी दो। ऑल्गर बताता है कि अभी 100 से भी ज्यादा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कुछ एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि 4th इपॉक में बने थे, उनके नाम कुछ ऐसे थे: सीक्रेट ऑर्डर, डीमनेट सेक्ट, मोजेस ऑर्डर के पास इनके पास मिस्ट्री प्रायर की रेसिपी होती है। क्लेन सोच होता है मिस्ट्री प्रायर, अरे ये तो नील वाला ही है ना, नील भी तो मिस्ट्री प्रायर ही है। ऑल्गर बताता है कि इस ग्रुप के लोग नॉलेज की पूजा करते हैं और ये अपने देवी देवताओं को हिडन सेज के नाम से बोलते हैं। पहले तो सभी लोग इसकी इज्जत करते थे, लेकिन अब ये इवल ग्रुप बन चुका है जिसके कारण लोग इनकी इज्जत नहीं करते। तभी ऑड्री कहती है नॉलेज की पूजा करना ये तो इवल का काम नहीं हुआ, तो लोग इनकी इज्जत क्यों नहीं करते। तभी ऑल्गर सीरियस हो जाता है, अगर नॉलेज ही इविल बन जाए तो ऐसा माना जाता है कि हिडन सेज जिंदा हो गया था जो कि इविल गॉड बन चुका था। यहाँ देते हैं ऐसी काफी बात कर रहे होते हैं और क्लेन बोलता है कि आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं, चलो तुम लोग काफी थक गए होंगे। यहाँ देते कुछ दिन बीत गए थे,
क्लीन सोच रहा होता है, मैंने तो एजिक को कब का बोला हुआ था। तो अब तक तो शहर में काफी ज्यादा भूत घूम रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं कि क्लीन न्यूज़पेपर में पढ़ता है शहर के एक किनारे काफी सारे भूत देखे गए हैं, लेकिन वो भूत किसी को मार नहीं रहे हैं। क्लीन समझ गया था कि एजिक का काम है। तुरंत क्लीन मस्त तैयार वैयार होकर नाइट हॉक जा रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं ऐसे तैयार होते होते वो अपनी फैमिली से मिलता है, लेकिन इसके फैमिली के मेंबर्स को कुछ पता नहीं था कि ये नाइट हॉक कंपनी में काम करता है। यहाँ क्लेन बहाना मार के वहां से निकल लेता है। यहाँ देखते हैं कि क्लेन नील से मिलता है। नील अपने दोस्त हार्वेस्ट से बात कर रहा होता है, जो कि सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। यहाँ देखते हैं ये दोनों काफी ज्यादा मौज कर रहे थे। और यहाँ देखते हैं हार्वेस्ट क्लीन की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि बेटा तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अभी हाल ही में आया तू नौजवान, और तेरे कारनामे तो यहाँ तक फेमस चल रहे हैं क्योंकि दूसरे प्लांट का मेंबर था। कभी वक्त मिले तो हमसे मिलियो। हम देखते वो भूत के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं, और यहाँ क्लेन भी था। अहिला इन लोगों को पता चल गया कि इस केस में मेरा ही हाथ है, तो पता नहीं क्या होगा। और अगली सीन में ये लोग डन के पास जाते हैं। यहाँ देखते डन स्मिथ को उस भूत के केस के बारे में पता चल गया था। उनसे निपटने के लिए वो लेनार्ड, केनली और नील को भेजता है। क्लेन बोलता है कि लगता है वहां मेरी भी जरूरत पड़ सकती है डिविनेशन पावर की, तो लग रहा है मेरे को जाना पड़ेगा। डन स्मिथ राजी हो जाता है और क्लेन बोलता है कि भूतों का केस है तो हमें सन आर्टिफैक्ट चाहिए होगा। पहले तो डन स्मिथ मना कर देता है उस आर्टिफैक्ट को देने के लिए, लेकिन क्लेन अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में डन स्मिथ को फंसा लेता है और वो सन आर्टिफैक्ट को लेके वहां से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ये चारों के चारों डॉकयार्ड आ जाते हैं, जहाँ की वो घोस्ट वाला इंसिडेंट चल रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि लेनार्ड सोच रहा होता है कि मैं हूँ इस एनिमे का मेन कैरेक्टर, क्लेन मेरे कारण ही इस केस में आया है। उसके दिल में इतनी इच्छा कर रही है कि लेनार्ड के बारे में वो जाने, लेकिन लेनार्ड को क्या ही पता कि क्लेन किस कारण आया है। यहाँ हम देखते हैं वो लोग उस जगह आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं ये चारों के चारों एक वेयर हाउस की तरफ आ जाते हैं, जहाँ के काफी सारे घोस्ट उसके अंदर थे। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि वो घोस्ट किसी इंसान को मार नहीं रहे हैं। और मैं तुम्हें एक चीज तो बताना भूल ही गया कि ये लोग नाइट हॉक बियॉन्डर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं जानते। इन लोगों को लग रहा था कि 4 लोग आए हैं, इन भूतों को भगाने वाले 4 बाबा आए हैं। तो लेनार्ड मौके का चौका मारते हुए कहता है, तो हाँ लोगों, हमें 4 पुजारी जो कि इन भूतों को भगाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि वो चारों के चारों अंदर आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं एक भूत क्लेन को भी डरा रहा होता है और क्लेन डर भी जाता है। और क्लेन बोलता है, अरे भाई यार ऐसे मत किया कर, लोगों को पता चल जाएगा मेरा सीक्रेट। और यहाँ देखते हैं वो एम्बलम एक्टिवेट हो जाता है। तुरंत ही क्लेन सभी भूतों को कहता है, तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। यहाँ हम देखते हैं सारे भूत वहां से चले जाते हैं और उसी टाइम वहाँ पब्लिक आ जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि क्लेन और नील और बाकी सभी के सब लोगों को पागल बनाने के लिए इधर उधर पानी छिड़क रहे होते हैं, भाग जाओ भूत भूत भूत। और यहाँ देखते जनता काफी खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें एक घोड़ा गाड़ी दिखाया जाता है जो कि एक लड़की का पीछा कर रही होती है, और वो घोड़ा गाड़ी एक लड़की से टकराने वाली थी, लेकिन वो लड़की बच जाती है क्योंकि वो घोड़ा गाड़ी रुक जाती है। और ये लड़की और कोई नहीं मेगस थी, और ये लड़का और कोई नहीं हार्वेस्ट था। और यहाँ देखते हैं नील हार्वी के पास आके पूछता है कि तू तो कहा था कि तेरे पे अभी कोई काम है, तू तो जा रहा था किसी काम के कारण। तो हार्वी बताता है, अरे यही तो काम है जो आगे जा रहा है, आई मीन सॉरी, यही लड़की का तो मुझे काम दिया गया है, किस लड़की का पीछा करो कि लेवनेस के बारे में कुछ पता चल सके। यहाँ हम देखते हैं हार्वी को काफी पीने की आदत थी। कुछ देर बात करके वो यहाँ से चला जाता है। क्लीन वहाँ के बोलता है कि मानना पड़ेगा बूढ़े, मतलब सॉरी नील, तुम लोगों की दोस्ती तो काफी अच्छी है। तो नील बताता है, ये मेरा बचपन का दोस्त है, हम काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन सभी लोग मर गए, बस मैं और यही बचे। अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से मरे तो एक हमारे लिए चमत्कार है, नहीं तो काफी सारे बियॉन्डर्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर मर जाते हैं। और ये पूरा काम करने में इनको शाम लग जाती है, सारे भूत भगाने में। यहाँ हम देखते हैं क्लेन डिविनेशन करता है कि इस घोस्ट इंसिडेंट के पीछे किसका हाथ था। क्लेन को तो पता था कि एसिक के बारे में कुछ जानकारी आएगी, लेकिन अचानक ही क्लेन अपने सामने देखता है एक उल्टे पिरामिड को, जो लेनार्ड को बताता है कि मैंने एक उल्टे पिरामिड को देखा। क्लेन सोच रहा था जीक एक पावरफुल बियॉन्डर है जिसके कारण वो देख नहीं पा रहा। जैसे ही वो लेनार्ड को बताता है तो लेनार्ड कहता है पक्का वो इन्वर्टेड पिरामिड होगा जिन्हें दैत के वंशजों ने बनाया था। दैत एक इविल गॉड का नाम है। क्लेन समझ गया था, तो मतलब जीक दैत से रिलेटेड है, तो मतलब उनके बेटे की खोपड़ी जिसने भी ली है वो बेटा खतरे में तो है, क्योंकि उसके इस दुनिया से जाने का वक्त अब आ चुका है। तो फिर शिफ्टिंग वाइज अब ये एम्बलम रखने की बारी शुरू करते हैं। तो पहला बंदा कौन होगा?
यहाँ देखते हैं पहला बंदा क्लेन था, और क्लेन इसी वक्त का तो काफी देर से इंतजार कर रहा था कि वो एम्बलम उसके पास कब आए। यहाँ देखते हैं क्लेन सन चार्मिंग रिचुअल शुरू कर देता, और यहाँ देखते हैं वो सन गॉड से रिक्वेस्ट करता है, और वो रिचुअल उसका सही हो जाता है, जिसके कारण वो 2 सन चार्म बना लेता है। तभी वहां देखते हैं कि उनकी शिप पे एक बहुत बड़ी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। यहाँ देखते हैं क्लेन उस पे गोलियां चला रहा होता है, लेकिन उस गोलियों का उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ देखते लेनार्ड की वहां एंट्री होती है, बिल्कुल मेन कैरेक्टर की तरह। यहाँ देखते लेनार्ड क्लेन से कहता है कि मैं इसे संभाल लूंगा और तुम इस एम्बलम को लेके तुरंत निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ देखते क्लेन वो एम्बलम किंगली को देकर वहां से वो कहता है कि वहां से तू निकल जा। और यहाँ से क्लेन यहाँ से सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि यहाँ एक मॉन्स्टर आ चुका था जो कि सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर है। यहाँ देखते हैं ये तीनों के तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं, और उसके पास से एक बियर की बोतल निकलती है, जो देख के नील समझ गया था ये बोतल, ये तो वही बोतल है, ये तो हार्वी की बोतल है। इसका मतलब ये मॉन्स्टर और कोई नहीं हार्वी है, लेकिन वो कैसे मॉन्स्टर बन गया। लेनार्ड नील से कहता है कि माफ करना, अब ये इंसान नहीं रहा, ये पूरी तरीके से मॉन्स्टर बन चुका है, इसे हमें मारना पड़ेगा, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी। नील बोलता है कि ये काम तुम मत करो, मैं अपने हाथों से खुद करूंगा। और काफी देर रुकने के बाद नील उसे गोली मार देता है, और वहाँ वो मॉन्स्टर निपट जाता है। अगले सीन में नील को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में पियानो बजा रहा था। क्लेन वहाँ एक फोटो देखता है जहाँ की नील अपने सभी दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश हो रहा था। क्लेन अपने घर पे जाता है और सोच रहा होता है कि सुबह जब मैं हार्वी से मिला था तब तो वो काफी फिट था, लेकिन अचानक से वो मॉन्स्टर कैसे बन गए। बियॉन्डर का कंट्रोल खोना तो बहुत बड़ी बात है, दिन पे दिन सभी बियॉन्डर्स मॉन्स्टर बन जाएंगे। क्लेन सोच रहा होता है जितना हाई लेवल का बियॉन्डर होगा तो इसका मतलब उसका कंट्रोल तो फिर खोएगा नहीं, और पोषण जल्दी डाइजेस्ट करने का मेथड बस मेरे को पता है, मुझे अपने दोस्तों को बताना पड़ेगा पोषण को जल्दी डाइजेस्ट करने का मतलब, नहीं तो एक एक करके मेरे सभी दोस्त मॉन्स्टर बन जाएंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि क्लेन के रूम में एक घोस्ट आ गया था, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो एक मैसेंजर थी जो कि डेली ने भेजी थी। यहाँ हम देखते हैं कि डेली को पता चल गया था कि क्लेन को एक्टिंग मेथड पता चल चुका है पोषण को डाइजेस्ट करने का। और डेली को पता कैसे चला कि क्लेन का पोषण डाइजेस्ट हो गया, क्योंकि डेली को लगभग 2 साल लगे थे पोषण को डाइजेस्ट करने में, और क्लेन ने कुछ वक्त में ही अपना पोषण पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया था। क्लेन समझ गया था कि सारे हाई लेवल बियॉन्डर्स को पता है कि एक्टिंग मेथड से पोषण जल्दी डाइजेस्ट किया जा सकता है, लेकिन क्लेन के मन में एक डाउट था। तुम्हारे मन में भी डाउट हुआ होगा कि सभी बियॉन्डर्स सभी लोगों को बता क्यों नहीं देते एक्टिंग मेथड यूज करके वो पोषण जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो डेली बताती है ये बात तो मेरे को भी नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हाई लेवल बियॉन्डर्स उन लोगों से कसम खिलाते हैं जो लोग एक्टिंग मेथड के बारे में जानते हैं। अब ये नहीं पता वो कसम क्यों खिलवाते हैं। यहाँ पे डेली क्लेन से कहती है तुम जल्दी से जल्दी सभी लोगों को बता दो एक्टिंग मेथड के बारे में, क्योंकि अभी तुमसे मिलने के लिए एक हाई लेवल बियॉन्डर आएगा तो वो तुमसे कसम खिलवाएगा, जिसके कारण तुम अब किसी से नहीं बोल सकते एक्टिंग मेथड के बारे में। उसके आने से पहले तुम सभी को बता दो। और अगली सीन में हमें एक मिस्टीरियस से बंदे को दिखाते हैं जो कि क्लेन के पास मिलने के लिए आ रहा था, और ये हाई लेवल बियॉन्डर है। अगले ही दिन में क्लेन अपने सभी दोस्तों को एक्टिंग मेथड के बारे में बता देता है कि दोस्तों मेरा पोषण डाइजेस्ट हो गया। और ये चीज सुन के सब के सब शॉक हो जाते हैं कि ये अभी नया आया हुआ नौजवान बंदा 2 महीने में अपना पोषण डाइजेस्ट कर लिया। नील को तो 10 साल लग गए थे पोषण डाइजेस्ट करने में। अगली सीन में हमें एक नए बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम था क्रिस्टेर, जो कि सीक्वेंस 5 का बियॉन्डर है, जो कि 3 रेड ग्लव्स के ग्रुप में से एक बंदा है। यहाँ हम देखते हैं ये लोग क्लेन से बातचीत करने के लिए उसे इंटेरोगेशन रूम में ले जाते हैं, और तरह तरह के गंदे सवाल पूछे जाते हैं कि ये लड़की क्या तूने दुश्मनों को हाथ में ला लिया है, क्या तूने इविल गॉड से साइन किया है कुछ, क्योंकि इतनी जल्दी पोषण डाइजेस्ट होने में मुझे लोचा लग रहा है। उनका इंटेरोगेशन कंप्लीट हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि क्लेन ने जो भी किया साफ साफ किया है, किसी भी डेविल के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, इस पे भरोसा किया जा सकता है। और यहाँ देखते हैं वो लोग शपथ खाना शुरू कर देते हैं एक होली स्वॉर्ड के ऊपर कि हम एक्टिंग मेथड के बारे में अब किसी को नहीं बताएंगे। अगर मैंने कोई शपथ तोड़ दी तो सारे जिम्मेदार मैं हूँगा खुद का। चलो अब सीक्वेंस 8 का पोषण बनाया जाए। और यहाँ देखते हैं क्लेन आसानी से सीक्वेंस 8 का पोषण बना लेता है और उसे आराम से पी लेता है, लेकिन अभी भी उसे हॉर्नेकस फ्लैग्रा के बारे में सुनाई देता है। अब पूरी तरीके से
क्लेन सीक्वेंस 8 का बियॉन्डर बन चुका है। इसी में क्रिस्टेक को दिखाया जाता है जो कि क्लेन को बता रहा होता है तुम्हें हॉर्नेकिस फ्लैगरा सुनाई दे रहा है, शायद वो हाई लेवल बियॉन्डर का कोई मैसेज हो। तो ये बात ध्यान रखना कि ये मैसेज किसी शैतान का भी हो सकता है। जो भी करना सोच समझ कर करना। और यहाँ हम देखते हैं सीक्वेंस 8 पे आने के बाद क्लेन को काफी सारी पावर्स मिल गई थी। यहाँ हम देखते हैं उसकी स्पीड काफी ज्यादा बूस्ट हो गई थी और फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी तीसरी सबसे यूनिक पावर, वो किसी भी चीज को एक चाकू बना सकता है, माने एक कागज को चाकू की तरफ फेंक सकता है और किसी को मार भी सकता है। अगली सीन में हमें नील को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में था क्योंकि वो खांस रहा था। जैसे ही क्लेन अपनी पावर यूज करता है तो वो नील के पीछे देखता है एक डार्क ऑरा को। क्लेन को डाउट हो रहा था कि उसके पीछे है कौन, और अचानक ही हम देखते हैं कि उसके पीछे का डार्क ऑरा गायब हो जाता है। अगली सीन में ये लोग चले जाते हैं नील के घर पार्टी एंजॉय करने के लिए क्योंकि क्लेन सीक्वेंस 8 पर आ चुका है। अगली सीन में सभी लोग सोच रहे होते हैं, देख के तो लगता है नील काफी अकेला हो गया है, कम से कम हमें एक हफ्ते में उनके साथ एक बार डिनर तो करना ही चाहिए। अगली सीन में क्लेन नील के घर के सामने आ जाता है, चलो फिर चलते हैं बुढ़वे, मैंने सॉरी नील पार्टी करनी नहीं चलनी। तो नील गुस्से में बोलता है कि तू चले जा, अभी नहीं, मैंने जब बोला था तब तू आया नहीं, अब तू जा, चल बेटे जल्दी निकाल। यहाँ तक कि डन स्मिथ को डाउट हो गया था कि नील का बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तुरंत ही वो लेनार्ड को भेज देता है एक आर्टिफैक्ट को लाने के लिए। अगली सीन में हम देखते हैं कि ये लोग अंदर आ जाते हैं और पूरी तरफ खून ही खून फैला हुआ था, हर एक कोने में खून ही खून था। एक साफ साफ देख के लग रहा था कि नील को किसी इविल गॉड ने करप्ट कर दिया है। तो इसका मतलब यही था कि अब नील को हमें मारना पड़ेगा, नहीं तो नील हमें दिक्कत देगा। और यहाँ हम देखते नील बड़ी ही प्यारी आवाज में बोलता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अचानक ही नील अपने पूरे रूप में आ जाता है जो कि एक मॉन्स्टर बन गया था। नील बताता है क्योंकि मैं अकेला हो गया था, मैंने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए रिचुअल किया था क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि मैं मरे हुए लोगों को वापस ला सकता हूँ और मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी थी कि मुझे पता था कैसा कर सकते हैं। वो एक ऐसा रिचुअल करेगा जिससे मरे हुए लोगों को वापस जिंदा किया जा सकता है किसी दूसरी बॉडी में। और ये सब मुझे और कोई नहीं, मुझे हिडन सेज ने बताया है। हिडन सेज एक इविल गॉड है जो तुम अच्छे से जानते हो। अब क्लीन को समझ आ गया था कि उसने नील के पीछे जो आंखें देखी थी वो और किसी की नहीं, वो हिडन सेज की आंखें थी। डन स्मिथ बोलता है कि हमें मारना पड़ेगा अब नील को, नहीं तो आगे जाके दिक्कत आ सकती है। यहाँ देते लेनार्ड वो आर्टिफैक्ट लेके आ चुका था जिसका नाम था हेयर स्ट्रैंड्स। यहाँ देते नील सभी लोगों को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाता है, क्या तुम लोगों की मैंने हेल्प नहीं की थी? क्यों लेनार्ड, मैंने तुम्हारी मदद नहीं की थी? क्लेन अब तुम क्यों नहीं बोल रहे? स्मिथ बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? सब चुप क्यों हो गए? बोलो भाई बोलो, तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें परेशान करूंगा? मैं यहाँ से चला जाऊंगा। और यहाँ देखते हैं एक झटके में पूरा मूवमेंट इमोशनल हो जाता है। सबकी आंखों से पानी गिर रहा था लेकिन मेरी आंखों से पानी नहीं गिर रहा था और डन स्मिथ दिल पे पत्थर रखकर नील को टपका देता है। अगली सीन में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ की रोजेन पूरे वक्त बाहर थी। जैसे ही वो अंदर आती है उसे पता चलता है कि नील टपक चुका है। वो काफी ज्यादा रोती है। वो क्या, सभी लोग वहाँ रोते ही है। यहाँ देते डन स्मिथ नील का चश्मा अपने पास रख लेता है यादगार के लिए। अगले सीन में हम यहाँ नील का फ्यूनरल देखते हैं। सभी लोग उदास थे। क्या करे भाई, हम बियॉन्डर्स हैं, हमारी लाइफ आसान नहीं है। हम जिससे जितना करीब रहते हैं वो उतना ही दूर चला जाता है, हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अगले सीन में हमें काफी लाइट भरा एक जगह दिखाई जाती है, शायद ये हेवन ही थी, जहाँ की हम नील और उसकी वाइफ को काफी खुश देखते हैं। और नील की डायरी के लास्ट में एक चीज लिखी थी कि अगर मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया तो मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा।